हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ फ्रांस। पहले हमने ब्रिटिश की, अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की एंड आज हम करेंगे फ्रांस की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो उसमें सबसे पहले करते हैं हम नेचर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, जिसको हम सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी कहते हैं। तो जो फ्रांस सोसाइटी है इसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, तो पहले इस सेशन में हम सोशल स्ट्रक्चर करेंगे, फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन करेंगे, जिसमें ही कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जन्म होता है। फ्रांस पहले एक मोनार्क कंट्री था, मोनार्क से कैसे रिपब्लिक कंट्री बना, तो इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है, तो हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले करते हैं नेचर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, जिसमें आज हम करेंगे सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इकोनॉमी का, एक कंट्री की सोसाइटी कैसी है, उसका रिलीजन, उसका कल्चर कितना डेवलप है, वहां के लोग किस टाइप के हैं, तो इसको हम सोशल स्ट्रक्चर में कवर करते हैं। तो पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो फ्रांस है इसका ऑफिशियल नेम क्या है, फ्रेंच रिपब्लिक। फ्रेंच रिपब्लिक जिसको फ्रांस भी कहा जाता है, जिसकी कैपिटल पेरिस है एंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच ही है। तो फ्रांस एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जिसके साथ बहुत सारी बाउंड्रीज लगती हैं। स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, बेल्जियम है एंड ऑस्ट्रिया के बाद जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी इसकी नेबरिंग कंट्री के अंडर आता है। तो इसको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री कहते हैं। जो फ्रांस है, फ्रांस की पॉपुलेशन 6.74 करोड़ है एंड इसका एरिया कितना है, 6.43 लाख किलोमीटर। तो इसका एरिया हो गया एंड फ्रांस की जो डेंसिटी है 104.71 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसकी डेंसिटी होगी, तो जो क्या है एक रिप्रेजेंट करती है ये बहुत ही ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। ये 5 कंट्रीज जो हम कहते हैं टॉप की 5 कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज है उसमें आती है। तो फ्रांस एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। तो जो फ्रांस है इसकी करेंसी कौन सी है, यूरो एंड इसमें CFP फ्रैंक है वो भी इसकी करेंसी माना जाता है। जो कुछ स्टेट्स हैं उसमें जे फ्रैंक चलते हैं, कुछ में यूरो चलते हैं। यूरो वैसे पूरे यूरोप की करेंसी है। जो 1000 फ्रांस के फ्रैंक्स हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 8.38 यूरो। तो ये होगी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रांस। अब हम इसका सोशल स्ट्रक्चर करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में पहले लेते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। जो फ्रांस है, फ्रांस को पहले कैथोलिक कंट्री कहा जाता था ऑफ द यूरोप। इसमें क्रिश्चियन है वो ही मेजोरिटी में रहते हैं। तो एक टाइम में जो कैथोलिक थे 82% पॉपुलेशन है कैथोलिक की थी। कैथोलिक क्रिश्चियन का एक सेक्ट है। इसमें कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट है, ये 2 मेजर ग्रुप्स हैं। जिसमें कैथोलिक है, कैथोलिक फ्रांस में ही ज्यादा प्रिवेल करते थे, इसीलिए फ्रांस को कैथोलिक कंट्री भी कहा जाता था। लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस है ये सेकुलर स्टेट है। जैसे इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, लाइक दिस फ्रांस भी एक सेकुलर स्टेट है, जिसमें कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी वहां पर जो क्रिश्चियनिटी है वो मेजर रिलीजन है, जिसमें 41% कैथोलिक है, 2% प्रोटेस्टेंट है एंड आज के टाइम में जो 40% पॉपुलेशन है वो अपना कोई भी रिलीजन डिफाइन नहीं करते हैं। जो एक टाइम में 82% पॉपुलेशन है वो कैथोलिक थी, उसमें से अब 41% कैथोलिक रह गई एंड 40% कहते हैं हमारा कोई भी रिलीजन नहीं है। और इसके अलावा जो इस्लाम है, बुद्धिज्म है, इसके लोग भी फ्रांस में रहते हैं। तो ये हो गया रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब इसके बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चर वाइज कैसे फ्रांस माना जाता है, तो ये माना जाता है
कल्चर का जन्म फ्रांस से होता है। फ्रांस का कल्चर बहुत ही रिच कल्चर है। इसका आर्ट भी बहुत ज्यादा यूनिक है। पेरिस है जो इसकी कैपिटल है, वो अपने कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो कल्चर है इसका फूड है वो फेमस है, इसका आर्ट फेमस है। तो इसमें कल्चर वाइज बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जो फ्रांस है, फ्रांस में फ्रेंच है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो 88% पॉपुलेशन की फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है। उसके अलावा जो अदर पर्सन है वो जर्मन, फ्लेमिश, इटालियन लैंग्वेज है वो भी बोलते हैं, जिनकी वो सेकंड लैंग्वेज है। जो फ्रेंच है पूरे वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है। पूरे यूरोप में सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच ही है। जो फ्रेंच कल्चर है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बाय सेल्टिक एंड गैलो रोमन कल्चर। जो गैलो रोमन कल्चर है वो क्या है? जो गैलियन लोग थे उनका रोमनाइजेशन होना ही गैलो कल्चर कहलाता है। इस तरह वहां पर कल्चर डाइवर्सिटी है वो भी प्रिवेल करती है। उसके बाद रोल ऑफ मास मीडिया, जो वहां की सोसाइटी है क्या उसको फ्रीडम दी गई है या नहीं दी गई है? तो वहां पर जो मास मीडिया है इसको लार्ज फ्रीडम दी गई है। तो इसको जो प्रेस है इसको हेल्थीएस्ट प्रेस कहा जाता है। आफ्टर डेथ ऑफ वर्ल्ड वार 2, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद फ्रांस की जो प्रेस थी इसको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई थी। वहां पर पब्लिक एंड प्राइवेट चैनल्स हैं उनको भी फ्रीडम दी गई है। तो मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक कंट्री में मास मीडिया इंपॉर्टेंट होती है। वहां की सोसाइटी के लोगों को कितनी फ्रीडम दी गई है कि वो अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका पता हमें मास मीडिया से ही लगता है। तो वहां की सोसाइटी जैसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है वैसे ही मास मीडिया को भी फ्रीडम दी गई है। एंड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आती है द एनलाइटन्ड सोसाइटी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं, जिसको हर एक कंट्री अडॉप्ट करना चाहती थी। तो एनलाइटेंड सोसाइटी जिसमें लोग सबसे पहले डेवलप होते हैं, नए नए व्यूज है वहां पर ही पहले देखे जाते हैं। एनलाइटमेंट का क्या मीनिंग है? एनलाइटमेंट इट इज द मार्क्ड बाय अ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑल नॉलेज, आइडियाज एंड सपोजिशंस। इसका मीनिंग हो गया जो कुछ पहले प्रिवेल कर रहा है उन चीजों को रिफ्यूज करना, नए आइडिया लेकर आना। वहां पर मोनार्की थी, लोगों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी। इस वर्स्ट कंडीशन को खत्म कर सबको इक्वालिटी देना, लिबर्टी देना, फ्रीडम देना, जिस सब लोग चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर हम पुअर हैं, हमारे बैड कंडीशंस है, जी नेचर का कसूर नहीं है, इसमें स्टेट ही इन्वॉल्व है, तो हम सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑल नॉलेज, वहां पर जो नोबल क्लास थी उसका रूल चल रहा था। नोबल क्लास की जो मोनार्की है उसको खत्म कर इक्वालिटी क्रिएट करना, पूरी सोसाइटी को इनलाइट करना। जो 98% थे वो आगे आए थे, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। तो इनलाइटेड सोसाइटी माना जाता है जिसको बहुत ही नए नए आइडियाज आते हैं, जो अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। अपने जितने भी बैड व्यूज थे, मीनिंग जो भी उसकी बैड लक थी, जो भी उसको सोसाइटी ने दी थी, उसके लिए जो सब लड़ते हैं, सभी इकट्ठे होते हैं, जो अवेकन एजुकेटेड सोसाइटी मानी जाती है। तो यही एनलाइटेंड सोसाइटी है जो फ्रांस की सोसाइटी थी। तो जो पॉलिटिकल एनलाइटमेंट है वो भी सबसे पहले कहां पर प्रिवेल करती है? फ्रांस में ही प्रिवेल करती है। पॉलिटिकल एनलाइटमेंट एग्जामिन्ड इन फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी 1789 में इन्होंने भी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स डिक्लेयर कर दिया था। इन्होंने कहा ह्यूमन को, सिटीजन्स को इक्वल राइट मिलने चाहिए। तो जो इन सोसाइटी में कहा जाता है उसमें यही कहा गया कि हम सब इक्वल है,
यही सबसे बड़ी इसकी सोसाइटी की इम्पोर्टेंस है, जिसमें फ्रांस को हम इनलाइटेड सोसाइटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रांस के लोग हैं बहुत ज्यादा एडवांस हैं, जो अपने राइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं। उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आया था, जो इन्होंने स्लोगन दिया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या थे, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्लोगन बन गया था। इन्होंने यही कहा था कि जब भी लोगों को फ्रीडम दी जाएगी, हम सबको इक्वालिटी दी जाएगी, तभी सोसाइटी डेवलप हो सकती है। तो जो ये लीगेसी है ऑफ द एज ऑफ एनलाइटमेंट, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जन्म होता है, इसका ओरिजिन भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, जो क्या थी, जो रेवोल्यूशन ऑफ 1789 की सोल बन चुकी थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया थे, जिस पर इनके जो ऑथर्स हैं वो भी ये कहते थे सोसाइटी में सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। रूसो हैं जिन्होंने अपनी फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को एनलाइट किया, अवेक किया, जिसमें उनको अवेयर किया। उन्होंने कहा द रियल सॉवरेंटी रेस्ट्स विद द पीपल। कुछ लोगों के हाथों में, मोनार्क के हाथों में रियल सॉवरेंटी नहीं हो सकती, ये सॉवरेंटी लोगों के पास होनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट दी, जिसमें कहा क्या, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। जिसका मीनिंग क्या है कि जब आदमी का जन्म होता है वो फ्री बोर्न हुआ था, जिसमें ये कहा जाता है जब उसका जन्म होता है उससे नहीं पता वो किस कास्ट का है, उसको नहीं पता वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। इन्वायरमेंट में नेचर ने उसको फ्री पैदा किया है, लेकिन जब उसका जन्म होता है सोसाइटी अपनी जंजीरों में बांध लेती है। सोसाइटी ये कहती है कि आप कॉमन क्लास में हैं, आपको यही काम करना है। अगर आप डेवलपमेंट करना भी चाहते हो, आपका दिमाग है, आप एजुकेशन गेट करना चाहते हो, सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, लेकिन सोसाइटी आपको परमिशन नहीं देती है। ही इज इन चेन, वो हर जगह सोसाइटी की जंजीरों से बंधा हुआ है, इसीलिए नेचर तो उसको फ्री पैदा कर रही है। जैसे कॉमन पर्सन है जो 98% पॉपुलेशन थी, ये क्या है, इसको भी फ्रीडम की डिमांड करनी चाहिए। तो जो ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आइडियाज है, आज के टाइम में डेमोक्रेसी है इसके साथ ही अमर्ज हो चुका है। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अपनी कंट्री में वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, इन सबको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। These ideas are now become the synonym with the paradigm of democracy। आज के टाइम में ये डेमोक्रेसी के साथ ही माने जाते हैं। तो जो फ्रांस की सोसाइटी है बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी मानी जाती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की है। वहाँ की 80% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है, एंड वहाँ पर सभी को कंपल्सरी एजुकेशन गेट करना जरूरी है, जिसमें जो भी पर्सन एज 3 से लेके 13 तक हैं उनके लिए कंपल्सरी है कि वो एजुकेशन ही गेट करेंगे, वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट है वेलफेयर स्कीम्स पर, एजुकेशन पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी करती है। 21% ऑफ एनुअल नेशनल बजट इज earmarked फॉर एजुकेशन, मीन्स 21% एजुकेशन पर ही खर्च किया जाता है। इस तरह वहाँ की सोसाइटी को हम बहुत ही ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, जो अपने राइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयर है। वहाँ पर भी डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, जिसमें जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी डिफरेंट फीचर्स है, जो हम आने वाले अगले सेशंस में करेंगे। तो आज हमने सोशल स्ट्रक्चर किया, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस सोसाइटी। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।